नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपका पेपर जो जा रहा होगा बहुत अच्छा जा रहा होगा, और जिन दोस्तों का अभी पेपर क्रम से है वो दोस्त तैयारी करते रहे, उनका भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। टेंशन छोड़ के बस खाली पढ़िए, दिमाग अपना स्थिर करके। सिर्फ क्या करना है, ठंडी बहुत है, रजाई में मोबाइल निकाल के परीक्षा अनअकैडमी खोल के उस पर पढ़ते रहिए ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो आपके मैंने बताया था पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। समझते हैं ना दोस्तों कि आपको क्या अपना लक्ष्य अपने साहस को दोनों को मजबूत रखना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी देखिए भगवान सब सही करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, दोनों पेपर के लिए है। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भाषा सभी विषयों के डैश डैश में है, बताइएगा। अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है, पढ़ने में है। बताइए भाषा का स्थान कहाँ है सभी विषयों में? तो क्या है, कहाँ पे होगा? केंद्र में होगा। भाषा हमेशा क्या केंद्र में होती है ना। सभी विषयों में भाषा सबसे जरूरी होती है। बिना भाषा की कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जा सकता, चाहे वो आप इंग्लिश भाषा में पढ़े या हिंदी भाषा में पढ़े, लेकिन भाषा जरूरी है। हर विषय के साथ आपको भाषा पढ़ना जरूरी होता है। तो भाषा क्या होता है, केंद्र में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए ना। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, चलिए देखिए क्या मानते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, सही बात है, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं, जरूरी नहीं कवि ने जिस अर्थ में लिखा विद्यार्थी उसी अर्थ में ले। कवि क्या अपने अनुभव, सब विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने अनुभव, वो भले कविता पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने जैसा एक्सपीरियंस किया हो, जैसा उस कविता में अगर वो किसी चीज के बारे में लिखी है, मान लीजिए गिलहरी के बारे में लिखी है, चिड़िया के बारे में लिखी है, तो बच्चे क्या उनके साथ जब जैसा कुछ हुआ रहता है वो सब चीजों के साथ, वैसे ही वो समझते हैं। अपने परिवेश में उन्हें जैसे देखते हैं वैसे ही ने कविता समझेंगे। बच्चे जो चीज जैसे देखे रहेंगे, कविता का भी अर्थ अपने अनुसार ही निकालेंगे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, मतलब अलग अलग सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? व्याकरण संबंध भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो देखिए ये बात भी सही कह रहा है कि व्याकरण संबंध भाषा की जानकारी मिलेगी, किताबों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेखकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी दोस्तों। लेकिन सबसे जो ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ये तीनों समाहित हो, आपको सारा चीज मिल जाए, तो बेस्ट ऑप्शन वही होगा ना। देखिए क्या है, भाषा को विविध संदर्भ, विविध संदर्भ मतलब हर चीज, हर सब्जेक्ट, हर चीज, इसमें व्याकरण की भी मिलेगी, लेखक की भी मिलेगी, और क्या किताब के बारे में भी मिलेगी। आपको भाषा की बारीकियों हर चीज से जोड़कर बताया जाएगा। तो विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या है, अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, बताइएगा क्या उद्देश्य है? विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग करके समझना, विज्ञान की भाषा को समझना। तो दोस्तों हिंदी में विज्ञान से जैसे कोई पाठ आ गया, रक्त और हमारा शरीर या प्रदूषण या कोई भी अगर हिंदी में आ गया, तो उससे क्या किया जाता है, आपको विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग करने बताया जाता है। हाँ, विज्ञान की जानकारी तो आपको बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन क्या मेन उसका उद्देश्य क्या होता है कि विज्ञान के संदर्भ में विज्ञान को पढ़ाते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग बताया जाए ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए
बताइए क्या होना चाहिए? व्याकरण सम्मत भाषा को देखना चाहिए, अर्थपूर्ण वाक्यों की ओर संदर्भों को देखना चाहिए, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो देखिए दोस्तों, लेखन क्षमता आकलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? अभिव्यक्त, जो विचार अभिव्यक्त किए गए हैं उनको जांचना होगा ना, उनकी विचार, बच्चों के विचार कितने हैं ये लेखन क्षमता से यही पता चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के पाठों में अन्य भाषा के शब्दों को होने का अर्थ है? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा में नहीं सिखाई जा रही है, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है। हिंदी के पाठों को अन्य भाषा में, क्या पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता इसलिए अन्य भाषा में सिखा रहा है? ये तो कोई बात नहीं हुई। शुद्ध भाषा में नहीं सिखाई जा रही, ये भी गलत बात है। पाठ कठिन और स्पष्ट नहीं, पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप, मतलब उसको अन्य भाषा से परिचित करना, क्या अनुवाद करके उसको अन्य अन्य भाषाओं से भी परिचित कराना, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, कई भाषाएं प्रचलित है, तो उनसे बच्चों को क्या, उनसे उनके सहज प्रस्तुति करानी, उनको उनसे परिचित कराना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है आपकी दृष्टि में अभ्यास, बताइए क्या करता है? बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करता है। बताइए अभ्यास क्या करते हैं? बच्चों को क्या, भाषा के बारे में बताएगा। क्या करेगा? बच्चों को अभ्यास जितना वो करेंगे बच्चे उतने ही भाषा से ज्यादा प्रेरित होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। सेकंड देखिए, सेकंड पेपर के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछ रहा है अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है ना? प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो दोस्तों, अनुवाद सामग्री रखने का मेन मोटिव, जो मेन मकसद है वो यही है क्या, कि अन्य भाषाओं के साहित्य के हिंदी में पढ़ने में अवसर देना। जो अन्य भाषा के भी हैं बच्चों को अनुवाद कराकर उनको भी पढ़ने के अवसर देना, ताकि वो उनसे भी परिचित हो सके कि हर चीज वो, चाहे अगर वो किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो तब भी उसके बारे में जान सके। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित मतलब जिनको आंख से कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो देखिए, कभी भी आप उन बच्चों को अलग नहीं करेंगे। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या, समावेशी शिक्षा की बात करता है दोस्तों, सभी बच्चों को एकीकृत रूप से पढ़ाने की बात करता है ना। तो आप उनको अलग से गतिविधि नहीं देंगे, उनसे कम गतिविधियां भी नहीं कराएंगे। उनको ये थोड़ी फील कराना है कि आप अन्य बच्चों से अलग हैं, आपको मतलब उनसे हीन भावना नहीं उनमें पैदा करनी है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें सहानुभूति भी नहीं करेंगे तब भी तो हीन भावना पैदा होगी। अगर उनको सहानुभूति आप ज्यादा देंगे तो भी उनको अलग ही फील होगा। तो आपको ये सब नहीं करना है, आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे ना, हम उनको ज्यादा से ज्यादा साधन अवेलेबल कराएंगे ताकि वो क्या, वो उन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ सके। अब आप जानते ही हैं, ब्रेल लिपि हो गई, क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है, टॉकिंग टेलीविजन, ऐसे कई चीज, टॉकिंग कैलकुलेटर है, ऐसे कई साधन होते हैं दृष्टिबाधित बच्चों को, जिनका उपयोग करके उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, बताइएगा क्या आवश्यक है? घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो ना। तो पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? पढ़ना यहाँ अधिगम अर्जन के, मतलब क्या, भाषा अधिगम की बात की जा रही है ना। तो स्कूल में जाएंगे बच्चे तो वो क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा यानी आपकी टारगेट लैंग्वेज सीखेंगे। टारगेट लैंग्वेज सीखेंगे तो वो क्या, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण
अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री, उनको सीखने के लिए उसकी रोचक सामग्री, ऐसी ऐसी सामग्रियां प्रदान की जाए जिसको वो सीखने के लिए तत्पर रहे, खुद से सीखने का प्रयास करें। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। पढ़ना सीखने के लिए लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश डैश का माध्यम है। बताइए, सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं और किस चीज का माध्यम है? कह रहा है पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का, लिखने का। दोस्तों देखिए, ये जो पढ़ना सुनना लिखना है ना, ये आपके जो भाषा के मनोवैज्ञानिक क्रम है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपल्ली आपको LSRW बताया था ना, ये उसके है चरण। लेकिन यहाँ जो अगला अभिव्यक्ति का अगला जो माध्यम ही नहीं बल्कि क्या बातचीत, भाषा क्या विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होता है ना, एक दूसरे से हम लोग विचार आदान प्रदान करते हैं, तो क्या बातचीत का माध्यम होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लड़की होकर रोते हो, लड़की होकर रोते हो यह कथन भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, या भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो दोस्तों देखिए, लड़की होकर रोते हो, देखिए हमारा जो समाज है शुरू से इसको क्या टैग मिला है, पुरुष प्रधान समाज होने का टैग मिला है। यहाँ पे लड़की मतलब क्या, लड़के होकर रोते हो, ये बात किस चीज को दर्शा रहा है कि लड़के क्या, लड़कों की फीलिंग्स नहीं होती, वो रो नहीं सकते, लेकिन लड़कों को इतना स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो रो भी नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। लड़कियों के बारे में कह दिया जाता है पढ़ लिख के करेंगे ही क्या ज्यादा, हाँ लड़की होकर ज्यादा बोलती हो, ये सब चीजें क्या जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाती है। जब लड़का लड़की एक समान है तो लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये सब बातें जो हैं ये सब गलत है, बस अभी भी कुछ जगह सोच ऐसी चली आ रही है, जो ये क्या बताया ना मैंने, टैग मिल चुका है किसका, पुरुष प्रधान समाज का, बस इसी वजह से ये चीजें बनी हुई हैं। और इसी चीज को लड़के होकर रोते हो, तो यह कथन किस चीज को दर्शा रहा है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से, जेंडर की दृष्टि से बता रहा है ना, दृष्टि से पढ़ने को क्या बाध्य हो रहा है। तो दोस्तों लड़के हो चाहे लड़की, रोना एक स्वाभाविक क्रिया है, वो भी रो सकते हैं, फीलिंग्स उनकी भी होती है, जैसे लड़कियां रोती है वो भी रो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी शुरुआत में होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है ना, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो दोस्तों कहानी के संदर्भ में, कहानी में शुरुआत ठीक है, शुद्ध भाषा ठीक है चल जाती है ना, संवाद भी होगा, कहानी है, ये सब तो होगा, लेकिन मेन क्या होता है, कहानी का मेन क्या होगा, कथानक, स्टोरी, कि उसका हम लोग कहानी में क्या है ऐसी चीजें जो किसी को बांध के रखेगी, उसकी स्टोरी ना, इसकी कहानी कथानक कितना अच्छा होगा, कितना रोचक होगा कि लोगों को वो बांधने का, वो एक बांध के रखेगी कि कहानी का अंतिम तक वो सुनते रहे। तो क्या होता है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, देखिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगी की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर कह रहा है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। दोस्तों भाषा का अध्यापक है तो अलंकारिक समझ, शुद्ध भाषा, भाषा, देखिए ये सब तीनों किसमें समाहित हो जाएंगे, जब हम विविध संदर्भ की बात करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक आपका सब चीज सम्मिलित हो जाएगा ना। तो क्या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगिक क्षमता विकसित करने पे बल देना चाहिए, आपका सब चीज इसी में आएगा। जब वो विविध तरीके से सब चीज मिला जुला कर पढ़ते रहेंगे तो उनके अंदर सब चीज की समझ विकसित होती रहेगी। तो ऑप्शन आपका नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है? कि देखिए सीटेट में क्वेश्चन क्या होते हैं, या तो आपको एक शिक्षक बनना पड़ेगा या तो आपको एक बच्चा बनना पड़ेगा ना, ऐसे ही आपकी राय पूछती है। तो बस अपने आपको वहां रखिए और आंसर देते जाइए, आपका आंसर सही होता रहेगा।
बताइए कोई भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर राय क्या है आपकी? यह बहुत हद तक संभव है। यह भाषा की अपनी लिपि, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो हर भाषा के लिए अपनी लिपि होती है और उस लिपि का दूसरी भाषा में अनुवाद भी करते हैं ना, तो क्या हर भाषा में लिखी भी जा सकती है और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है, मतलब उपरोक्त कथन जो दिया इसका क्या मतलब है? बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियों आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो देखिए चारों ओर लिखित सामग्री, दोस्तों ये आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था शब्द दीवार ना, शब्द दीवार के क्वेश्चन बहुत आते थे। तो शब्द दीवार किस लिए बनाए जाते थे? ताकि वो अपने चारों ओर जो इर्द गिर्द जितने चित्र बने हुए उनसे समझते हुए भाषा का ज्ञान अर्जित कर सके ना, अपने मतलब जो भी भाषा को विकास कर सके। तो क्या होगा? तो उनसे भाषा सहज रूप से बनती चली जाएगी। सही बात है। तो इससे क्या होगा? बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन या अपने आसपास जितने विज्ञापन मिलेंगे, होर्डिंग मिलेंगे, कैलेंडर मिलेंगे, बाल साहित्य मिलेंगे, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते जाएंगे, उतने ही बच्चों के लिखित भाषा के प्रति समझ विकसित होती चली जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन आपका 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, मतलब हर प्रैक्टिस सेट में आपको, प्रैक्टिस सेट क्या आप अगर पेपर दे भी रहे होंगे भाषा अर्जन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बताइए, ये सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, विद्यालय में ही होता है? तो दोस्तों विद्यालय में ही होता है, ये तो गलत बात है। अगर अधिगम की बात करें तो वो विद्यालय में कह सकते होता है। यह कठिन होता है, यह परिवार में ही होता है। सिर्फ परिवार में ही नहीं होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ भाषा सीखने की क्षमता अपने आप, क्या जन्मजात ही कहते हैं ना, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता विकसित होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही भाषा की क्षमता भी विकसित होती ही जाती है। वो अपने आसपास सुनते, बोलते, पढ़ते, लिखते, भाषा अपने आप ही उसको आ जाती है, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या यह सहज होता है, यह सहज और स्वाभाविक होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? बताइए। अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति एवं प्रभाव, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो दोस्तों कल ही था ना पठन, क्या समझ के, पठन का अर्थ क्या होता है? समझ के साथ पढ़ना। तो क्या जब वो अनुमान के साथ भाव ग्रहण करेंगे, उसका जब अर्थ समझेंगे तभी जानेंगे ना कि पठन हो रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। बताइएगा क्या उद्देश्य है? अन्य भाषाओं की व्याकरण सीखने से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। हिंदीतर भाषाओं को रचना देने का क्या मकसद हो सकता है दोस्तों? तो क्या होगा? अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट, मतलब जो अच्छे अच्छे साहित्य हैं दूसरी भाषा में, उनसे भी परिचित कराना। कि सिर्फ हिंदी तक, जो हिंदी भाषी जितने साहित्य उन्हीं तक सीमित नहीं करना है, उनको अन्य भाषाओं के साहित्य से भी परिचित कराना है। यही इनका क्या होगा? यही मुख्य उद्देश्य होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की सबसे सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ऑप्शन 1 है सुंदर लिखावट, दूसरा है सशक्त वाक्य विन्यास, तीसरा है अलंकारिक भाषा और चौथा है मौलिक विचार। सशक्त लेखन क्षमता, बताइएगा दोस्तों क्या होगा? तो क्या सिर्फ सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास, अलंकारिक भाषा से सशक्त लेखन क्षमता का विकास होगा? नहीं। किसका परिचय? इसका सबसे अच्छा परिचय क्या होगा? जब उसके विचार क्या होंगे? मौलिक होंगे। एक मौलिक विचार जो उसके जो
सही सही विचार होंगे, इसके विचार क्या जो लिखा है उससे संबंधित होंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताइए क्यों है। मुहावरे और लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, कोश से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियां बच्चों को क्यों सिखाई जाती हैं, हाँ, ताकि बच्चे क्या उसका सुचिंतित मतलब क्या है, उसका सोच समझ कर उसका अर्थ ग्रहण करती हो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या प्रयोग कर सके, अपनी भाषा को एकदम मजबूत दृढ़ कर सके और भाषा की बारीकियों से परिचित हो सके ना दोस्तों। इसलिए क्या मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी आपका तीनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। भाषागत रचनात्मकता ना, जो मेन शब्द होते हैं ना उस पर ज्यादा जोर दे के ध्यान से पढ़ा करिए ना। क्या क्या बताइए कैसे होंगे, आकलन करने में सर्वाधिक उपयुक्त क्या होंगे, कौन से प्रश्न होंगे। मुक्त अंक वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो दोस्तों बहुविकल्पी एक टिक करेगा खत्म, क्या उसके विचार विकसित होंगे, कुछ नहीं होगा। एक शब्द में एक उत्तर दे देगा, मान लीजिए पूछ लिया कि क्या ताजमहल कहाँ स्थित है, बता देगा आगरा, खत्म हो जाएगा, एक शब्द में कोई मतलब नहीं है। सही कथन पे भी निशान लगाएगा, एक बार टिक करेगा, काम खत्म। लेकिन अगर उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें उसका कल्पना शक्ति, तर्क, चिंतन, सब चीज का विकास हो, जैसे अगर तुम प्रधानमंत्री, एक दिन के लिए तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें उसका क्या वो बहुत ज्यादा सोचे, मतलब उसका वो हर तरफ से सोचकर जवाब देने को तत्पर हो। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी खुले अंत वाले प्रश्न हो जिनका कोई अंत ना हो, ठीक है, वो बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों को प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है ना, वो क्या कर रही है, पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोग कर रही है। बताइए वो क्यों कर रही है, शब्द भंडार विकसित कर रही है, ठीक है, कर तो रही है। भाषा का व्याकरणिक ज्ञान दे रही है, हाँ वो भी दे रही है। हिंदी की बारीकियां समझा रही है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा दे रही है, वो भी दे रही है। लेकिन दोस्तों देखिए ये तीनों कर तो रही है, लेकिन मेन तीनों कर रही है ना, तो तीनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा क्या होगा, हिंदी की बारीकियां समझा रही है, उसे वो एक चीज से कई चीजों का ज्ञान दे रही है, यानी व्याकरण को विविध संदर्भों में सिखा रही है। यही चीज होता है कि वो एक साथ कई चीजें सिखा रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हिंदी की बारीकियों को समझा रही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। बताइए क्या है, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो दोस्तों ना ये निम्न स्थिति को दर्शाता है, ना ये अंतिम पड़ाव है, ना ये पहला प्रयास है। ये क्या है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, यानी सरसरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमिंग, किसी चीज को सरसरी निगाह से पढ़ना आपका इंग्लिश में स्कीमिंग कहलाता है। और यही अगर स्कैनिंग होता तो क्या होता है, गहन बारीकी से पठन, वो आपका स्कैनिंग हो जाता। तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण कुशलता है, तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा कौन सा कथन सही है। सभी बच्चों की बोलना एवं सुनने सीखने की गति समान होती है। अच्छा, सभी बच्चे एक समान से बोलते सुनते हैं, ये तो बात गलत कह रहा है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। अच्छा, दूसरी भाषा को सीखने से मना कर रहा है, ये भी गलत कह रहा है। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत करना चाहिए। शुरू से शुद्ध उच्चारण कह देंगे, छोटा बच्चा उसको क्या मतलब शुद्ध उच्चारण से, हाँ ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ लोगों में शुद्ध उच्चारण आता है। अभी भी कई ऐसे शब्द आते हैं जिनका हम खुद नहीं शुद्ध उच्चारण कर पाते, तो छोटे बच्चे से हम क्या ये उम्मीद करेंगे कि वो शुद्ध उच्चारण करे, हाँ, तो ये भी गलत है। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका मिल गया, जितना ज्यादा वो सुनेंगे बोलेंगे अपनी मातृभाषा का प्रयोग, उतना ज्यादा ही वो क्या
वो बोलना सीखना सीख जाएंगे, उतना जल्दी वो अच्छा सीखेंगे, तब धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण भी हो जाएगा और बाकी जितनी बातें कही हैं वो सब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजपुरी भाषी मोना श को श और र को ई बोलती है ना, र को ई नहीं, यहाँ ड़ होगा, ठीक है, र को ड़ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। ठीक है, भोजपुरी भाषी मतलब भोजपुरी बोलती है लड़की, क्या नाम है उसका, मोना, जो स को स और र को ड़ बोलती है। तो बताइए क्या हो रहा है, मातृभाषा से उसे प्रेम है, उच्चारणगत त्रुटि है, हिंदी भाषा की कठिनता है, या मातृभाषा का व्याघात है। तो दोस्तों मातृभाषा का प्रेम नहीं, मातृभाषा बोल रही है ठीक है, उच्चारणगत त्रुटि भी नहीं, इसे हिंदी भाषा कठिनता भी नहीं, इसे क्या कहेंगे, मातृभाषा का व्याघात, वो मातृभाषा में उसके उच्चारण में दोष है, यानी वो र को ड़ बोल रही है और श को स बोल रही है। जैसे देखिए कहीं कहीं होता है ना क्षेत्रीय भाषा, इसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में उच्चारण दोष, जैसे कहीं कहीं के लोग होते हैं, जैसे लड़का को लड़का बोलते हैं, ड़ को र बोलेंगे, हर जगह का क्षेत्र पे अंतर होता है ना, उच्चारण दोष होता है, वही चीज है। तो ये क्या है, मातृभाषा का व्याघात है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, बताइए, वो भिन्न भिन्न साहित्य करने को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि वो क्या चाहती है कि बच्चे क्या करें, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके। अच्छा, क्या करेंगे जानकर इतना, वो तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, पठन क्षमता बढ़ा सके, बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। तो इतना थोड़ी है कि तरह तरह के वो मतलब विधाओं से पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, तरह तरह के विधाओं से परिचित हो सके, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। सबसे ज्यादा क्या, बाल साहित्य के प्रकाशकों, ये सब जान के क्या करेंगे, वो पठन क्षमता बढ़ा सके। क्या सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, वो अपने पढ़ने की क्षमता वो दे रही है, ताकि रोचक चीजें हैं वो अन्य चीजें पढ़कर अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। और तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, व्याकरणिक पक्षों की बारीकियों के संदर्भ में ना, परिभाषाओं को जानना, शब्दकोश की शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण समझना, पाठ्य पुस्तक की व्याकरण के नियम जानना। तो दोस्तों व्याकरणिक पक्ष, बारीकियों, ये सब देखिए शुरू से इतना क्वेश्चन मिलता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, सीधी सी बात है, संदर्भ में व्याकरण समझेगा, गतिविधि के माध्यम से व्याकरण समझेगा ना, वो अन्य अन्य विषयों मतलब सब चीज मिला के वो क्या व्याकरण समझेगा, लेकिन कैसे, विविध संदर्भ में व्याकरण सीखेगा। जहां आपको संदर्भ एकीकृत ऐसे शब्द मिल जाए वही आपका ऑप्शन सही होता है। तो संदर्भ में व्याकरण समझना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे, मतलब आप क्वेश्चन तो दे रही है कि आते जाते जितने आपको चीजें दिख रही हैं उनके बारे में लिखें, लेकिन एक बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, दृष्टि दोष है उसमें, तो वो क्या कैसे लिखेगा, मतलब वो देख नहीं सकता, क्या करेगा, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना कर देंगे। अच्छा, उसको आप मना कर देंगे, अरे क्यों, वो भी है, वो भी उसको भी सिखाना है आपको, तो कैसे सिखाएंगे, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगे, तब वो सीखेगा क्या, उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख ले, नहीं सहयोगात्मक कार्य ठीक है, लेकिन पूछ कर लिख लेगा तब भी कोई मतलब नहीं है। प्रश्न उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, हाँ ये करेंगे ना, उसके आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, मतलब उसे कोई एक ऐसा विकल्प देंगे जिसके माध्यम से वो यही चीजें सीख सके जिस क्वेश्चन से अन्य बच्चे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए सेकंड पेपर के लिए क्या सबसे ज्यादा उपयोगी है, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखना, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, पाठ की विषय वस्तु को लिखना, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों भाषाई क्षमता का विकास क्या होगा, सिर्फ पाठ के अंत में आए प्रश्न लिखकर नहीं, वो तो बुक उठाएगा खोज के लिख देगा, कोई मतलब नहीं है। व्याकरण की जांच परख ये भी गलत होगा,
आई कहानी को आगे बढ़ाना, इसका भी कोई तुक नहीं बनता। लेकिन क्या विषय वस्तु, पाठ की विषय वस्तु, जब वो उसके विषय वस्तु, उसका सार, उसका सब चीज समझ जाएगा, वो लिख लेगा, तब क्या उसकी व्याकरण की भाषाई क्षमता का विकास होगा, उससे उसका आकलन किया जा सकता है। तो पाठ के विषय वस्तु को लिखवाना, ये आपका सबसे सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों अगर आज के प्रैक्टिस सेट में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को क्या आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समय समय पे क्लास मिलती रहे, और हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।